भारत के अंदर हर साल लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं, कुछ सपनों के साथ, कुछ क्यूरोसिटी के साथ और अपने मोहल्ले के बच्चों को देख के, बड़े भाई-बहन को देख के उनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट और बहुत खुशी होती है स्कूल को लेके। पर जानते हैं क्या होता है 15 साल बाद जब उनकी पूरी एजुकेशन खत्म होती है और वो लोग रियल लाइफ में एंटर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ पीयूष। एंड आज हम सभी लोग बात करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है जब बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल से उसकी रियल लाइफ तक की जर्नी कैसी रहती है। मैं आप सभी लोगों के साथ एक डाटा शेयर करता हूँ जो इंडिया के हिसाब से है। ये एक एस्टिमेटेड है, ये डाटा वेरी करता है किसी भी स्टेट और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और डिफरेंट जोग्राफी के हिसाब से ऑल्सो। और भारत के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह भी है जहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके हिसाब से भी ये डाटा वेरी करता है। पर इस डाटा से समझने के लिए एक चीज़ है कि आप ये देख सकते हैं इस डाटा के अंदर कि जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, मतलब फर्स्ट क्लास में जब 100 बच्चे जाते हैं और 5वीं तक पहुँचते पहुँचते वो जो बच्चों की संख्या होती है वो 98 हो जाती है। 8th क्लास तक पहुँचते पहुँचते वो संख्या जो है 95 हो जाती है। 8वीं तक पूरे भारत के अंदर शिक्षा फ्री है और कंपलसरी है कि मतलब ये माना जाता है 8वीं तक सभी बच्चे पढ़ने चाहिए। पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी परसेंटेज में 5 बच्चे कम हो गए हैं, तो 100 में से 95 बच्चे बचे। फिर उसके बाद यहाँ से स्कूल पास करना बंद कर देता है सारे गवर्नमेंट स्कूलों में। और फिर उसके बाद बच्चे 9th और 10th करते हैं। 10th के बाद वही बच्चे जो 100 थे वो 10th के बाद 86 बचते हैं। 12th के बाद वो बच्चे 75 बचते हैं। पर इन 75 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चे जो हैं वो कॉलेज जाते हैं और उन 30 में से 10 और 12 बच्चे ही होते हैं जो अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये तो है इंडिया का ड्रॉप आउट रेट। अगर आप देखेंगे हर लेवल पे बच्चे ड्रॉप आउट होते रह रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम और फैसिलिटी कारण नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो बच्चों की एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं। तो हम एक बार सारे पॉइंटों को समझेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो बच्चों की एजुकेशन में जिनका अहम रोल होता है और बच्चों की लर्निंग में हेल्प करते हैं। पेरेंट्स, जिनकी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चे को पैदा करने से लेकर बड़े करने तक उनका हर पल पे एक रोल रहता है और बच्चा अपना सबसे ज़्यादा समय जो है वो घर पे बिताता है। तो माँ बाप को बच्चों से बात करनी चाहिए, बच्चों से जानना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। और फिर उसके बाद आता है टीचर। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की लर्निंग और ग्रोथ के अंदर, क्योंकि जो टीचर है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है बच्चों के ऊपर। तो उसमें टीचर को ये करना चाहिए और पेरेंट्स को भी करना चाहिए। टीचर पेरेंट्स कन्वर्जेशन होनी चाहिए जो कि बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए, जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के बारे में पूछे कि उनका बच्चा कैसे कर रहा है और टीचर का प्रोस्पेक्टिव जाने कि टीचर्स के हिसाब से बच्चा कैसा कर रहा है। और फिर चाइल्ड इंटरेक्शन होता है। चाइल्ड इंटरेक्शन है, चाइल्ड इंटरेक्शन में बच्चे से आप बात करिए, बच्चे से आप समझिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसको समस्या कहाँ पे आ रही है, उसको क्या क्या दिक्कत है। और ये काम टीचर और पेरेंट्स दोनों को ही करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ में मदद करता है और बच्चे को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है टीचर और बच्चे की कन्वर्जेशन, क्योंकि कई बार टीचर बहुत रूडली बिहेव करते हैं बच्चों से, कई बार गुस्से में उनको कुछ बोल देते हैं, तो बच्चा उससे क्या करता है, अपने आप को शट करने लगता है और वो टीचर को अप्रोचेबल नहीं समझ पाता और वो अप्रोच नहीं कर पाता। तो टीचर्स को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के लिए सेफ स्पेस प्रोवाइड कराएं और ऐसे स्पेस जहाँ पे बच्चे अपनी बातें रख सके, टीचर से सवाल पूछ सके। और मम्मी पापा को भी इसमें समझना चाहिए कि उनके बच्चे क्या स्कूल में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और प्रॉब्लम क्या क्या है। तीसरा जो पॉइंट है वो आता है कम्युनिटी और एनवायरनमेंट, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक कम्युनिटी और एनवायरनमेंट हमें अच्छे और बुरे दोनों ही एक्सपोजर देते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। चाइल्ड फ्रेंडली से मतलब ये एक ऐसा स्पेस जिसमें बच्चे काफ़ी फ्री
और सेफ महसूस करें, उनकी सारी फैसिलिटी और सारे स्पेस उनके लिए एक्सेसिबल हो, जैसे पार्क, ग्राउंड और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के प्लेसेस जो उनके लिए अवेलेबल हो और वो वहाँ पे जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकें। जैसे आप सबको याद होगा, आप सबके बचपन में आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पेस में खेला है, कूदे हो, बड़े हुए हो और वहां से आपने सीखा है। पर आज के टाइम पे जब आप उन्हीं जगहों को देखोगे तो बहुत सारी जगह या तो पार्किंग से ऑक्यूपाइड है या तो ग्राउंड में घास ज्यादा हो गई है, ग्राउंड के अंदर कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई फंक्शन चल रहा है जिसकी वजह से ग्राउंड ऑक्यूपाइड है। इन सारे रीजनों की वजह से बच्चों का इंटरेस्ट बाहर की एक्टिविटी से कम होके घर की एक्टिविटी में या अदर एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। फोन चलाने लगते हैं, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, नशों में लग जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत सारी रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को उस गेम और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करने की जगह वो अपने आप को किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, जो कि एक उनकी डेवलपमेंट के लिए एक बुरा और नेगेटिव साइन है। आखिरी में स्कूल, जो हम सबकी उम्मीद है और बहुत सारे पेरेंट्स इस उम्मीद से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वो स्कूल से वो स्किल, वो नॉलेज, वो एट्रीब्यूट सीखेंगे, वो बिहेवियर सीखेंगे जो उनके आने वाले भविष्य में उनके रोजगार का हिस्सा बनेगा। पर स्कूल की कुछ ऐसी सी हालत है, अगर आप स्कूल में जाओगे देखोगे कि ओवर क्राउडेड क्लासेस है। मतलब एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी स्ट्रेंथ 60, 70, 90, 80, ये शहरों की समस्या है। पर अगर गांव एरिया में चले जाएं या रूरल एरिया में चले जाएं तो वहां की समस्या ये है कि वहां पे एक टीचर स्कूल को पूरे संभाल रहा है। मतलब फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए एक ही टीचर है। जो सरकार कहती है कि एक टीचर पे 24 बच्चे होने चाहिए, जो किसी भी सिचुएशन में टीचर की कमी होने से कहीं पे भी दिखता नहीं है। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे थे जब आप स्कूल में थे। फिर उसके बाद आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, ना अच्छे टॉयलेट है, ना अच्छी फैसिलिटी है स्कूल के अंदर, ना स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। बच्चों के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी नहीं है। जबकि बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं और बहुत सारे स्कूलों में है भी, पर समस्या वैसे ही है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखें, कहीं ना कुछ कमी है ही। बहुत बच्चों के लिए बहुत लो अपॉर्चुनिटी है। लाइक जब 9th-10th में होते हैं बच्चे या 11th-12th में होते हैं, उन्हें ना साइंस लैब बहुत सारे स्कूलों में नहीं है, कंप्यूटर लैब बहुत सारे स्कूलों में नहीं है, डिफरेंट पेडागोजी नहीं है पढ़ाने की। वही सेम मार्क्स बेस्ड सिलेबस है कि आप कितना नंबर लाते हैं उसके हिसाब से आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं टीचर, और टीचर की कुछ समस्याएं आप लोगों को शायद ना पता हो, पर टीचर बच्चों को पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारे गतिविधि में जुड़ा रहता है। जैसे टीचर की इलेक्शन ड्यूटी, टीचर की एग्जाम ड्यूटी, इनके लिए डिजिटल डाटा एंट्री थोड़ा सा मुश्किल है और टाइम टेकिंग है, जिसमें उनका बहुत सारा टाइम ऑक्यूपाई होता है। फिर पोस्ट ऑफिस वर्क, बहुत सारे काम जो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है उनको वो जाना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। और फंड की इनसफिशिएंट होना, मतलब बहुत सारे स्कूलों में डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं आता या वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाता है। आप खुद सोचिए, जिस टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, वो इन सारी गतिविधि में इन्वॉल्व है, फिर भी वो बच्चों को टाइम दे रहा है और बच्चों के लिए काम कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे टीचर जो हैं वो नहीं पढ़ाते। तो आप सभी के मन में आएगा कि फिर जिम्मेदार है कौन, कौन जिम्मेदार है बच्चों की एजुकेशन को लेके। तो इसके अंदर जिम्मेदार हम सभी हैं। सिस्टम है, फैसिलिटी है, स्कूल है, टीचर है, पेरेंट्स हैं, पीयर्स है, कम्युनिटी है, हर लोग जिम्मेदार हैं। पर हमें क्या करना चाहिए उस पर बात करते हैं, जिससे हम इस सिस्टम को अच्छा तो नहीं पर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बेहतर कर सकते हैं। पहला है चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना आप कहीं और प्रोवाइड नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने घर में उसके लिए वो स्पेस बनाइए। चाइल्ड की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है आपको कि बच्चा सेफ महसूस करे
ना जस्ट फिजिकली बट इमोशनली ऑल्सो और मेंटली ऑल्सो बच्चे को सेफ महसूस होना चाहिए। और माँ बाप को, टीचर्स को जितना बच्चों से बात कर सकते हो, जितना उन्हें समझ सकते हो, जितना उन्हें जान सकते हो, उस चीज़ की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे सवाल पूछते हैं, बच्चे जवाब देते हैं। जब वो सवाल और जवाब कर रहे हैं, वही प्रोसेस होता है सीखने का और सिखाने का। हमेशा ये ना सोचिए कि आप उनको कुछ सिखा रहे हैं, वो भी आपको कुछ सिखा सकते हैं। तो सीखने के लिए खुले रहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एजुकेशन का बेसिक। एक बच्चे को बेसिक हमेशा क्लियर होने चाहिए। उसको हिंदी, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, ताकि वो कोई भी टेक्स्ट समझ सके, कुछ भी पढ़ सके और अपने लिए नॉलेज गेन कर सके। बेसिक एजुकेशन, हर बच्चे को बेसिक एजुकेशन और उनकी बुनियाद होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन एक पेड़ समझ लीजिए, पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, पेड़ उतना ही मजबूत बनता है। तो आपको बच्चे के बेसिक पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर ध्यान देना है कि आपका बच्चा हिंदी में पढ़ सके, लिख सके, इंग्लिश में पढ़ सके, लिख सके, और उसको बेसिक न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, बेसिक मैथ समझ सके, बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, क्योंकि आगे की जो मैथ्स है वो इसी से बनती है। अगर बच्चे का बेस मजबूत है, वो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेगा, चीज़ों को समझ सकता है, चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना बच्चों की एजुकेशन में इन्वॉल्व हो सके, उनकी लर्निंग में इन्वॉल्व हो सके, उतना इन्वॉल्व होइए। और कोशिश करिए कि स्कूल सिस्टम के अंदर भी इन्वॉल्व होइए। कुछ एसएमसी मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, या आप कैजुअली स्कूल जा रहे हैं, आप अपने बच्चों के बारे में पूछिए, समझिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसको क्या डिफिकल्टी आ रही है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, टीचर की राय क्या है। तो इन सब से आपको अपने बच्चे का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे आप उसका ओवरऑल विकास करने में मदद कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द लाइक बटन। और इफ you have any suggestion, feedback for me, please do comment in the comment section. I will be happy to reply all the comments and happily take all the feedback and suggestions. Signing off, bye bye until my next video. मेरे को फॉलो जरूर करना।